नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 11 के अनिवार्य हिंदी पाठ्यपुस्तक आरो भाग 1 के अध्याय नमक का दरोगा कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन करेंगे। इसमें हम प्रेमचंद के जन्म, जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखित उपन्यासों, कहानियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले इसके अधिगम उद्देश्यों की अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। इसका अध्ययन करने के पश्चात आप मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय को जान सकेंगे, प्रेमचंद द्वारा रचित साहित्य के बारे में जान सकेंगे और साथ ही प्रेमचंद के साहित्य को पढ़कर उस समय के ग्रामीण परिवेश को समझ सकेंगे। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। 31 जुलाई सन 1880 को लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी के निकट स्थित है। इनका मूल नाम धनपत राय था श्रीवास्तव। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के वह नायाब मोती है जिनको आधार मानकर कालक्रम का निर्धारण हुआ। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। प्रेमचंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बड़ी कठिनाई से पूरी की और परिवार की समस्याओं से जूझते हुए स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। अंग्रेजी विषय में आप एमए करना चाहते थे, लेकिन उनके जीवन संघर्ष के कारण जीवन यापन के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। तो साथियों, इसी प्रकार से हम बात करेंगे। इन परिवेश के बारे में हमने चर्चा की और जिन उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, उसके साथ ही देखिए यहाँ पर उनका जन्म स्थान लम्ही और उसकी उनके बाद उनका जीवन के बारे में भी हमने चर्चा की कि किस प्रकार कठिनाई से उनका जीवन बीता। और साहित्यिक यात्रा की हम बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे उनसे जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाओं की। उन्होंने जो 1900 ईस्वी में शिक्षक के रूप में अपना कार्य शुरू किया और आगे बढ़ते गए इसी प्रकार से। और शिक्षक के साथ साथ आगे उन्होंने शिक्षा विभाग में पदोन्नति प्राप्त की और डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में वो अंत में कार्य करते रहे। लेकिन उसी समय एक ऐसा संयोग आया, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण आपको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा, जिसके कारण अब वो पूरी तरह से भारत की आज़ादी के आंदोलन से जुड़ गए और साथ ही उन्होंने साहित्यिक सेवा भी जारी रखी। इसके पश्चात जो साहित्यिक सेवा उन्होंने की, उसमें शुरुआत उन्होंने उर्दू से की। उर्दू में आप नवाब राय के नाम से शुरुआत में लिखते रहे, लेकिन आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी उनकी पुस्तक सोजे वतन अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई और जिसके कारण उन्हें इस साहित्य से, उर्दू साहित्य से हटना पड़ा और उन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके हिंदी में प्रेमचंद के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया। राजनीतिक जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी पत्नी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ लगातार वो संघर्ष करते रहे और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भागीदारी के कारण उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और अब वो पूरी तरह से आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। और साथ ही उन्होंने अपने साहित्य रचना को उसके साथ लगातार किया। साहित्य साधना उन्होंने जारी रखी। सामाजिक जीवन में भी वो आगे बढ़े और इसी का परिणाम आगे देखिए। शुरुआत में वो नवाब राय के नाम से लिखते थे और उर्दू भाषा में उन्होंने लेखन शुरू किया। नवाब मुंशी प्रेमचंद जी की जो शुरुआती स्थिति थी वो ये थी कि उन्होंने उर्दू में ही शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में उन्होंने उनकी जो पुस्तक थी सोजे वतन, उसे ब्रिटिश हुकूमत का कहर के कारण उसको जब्त कर लिया गया, जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई थी। अब उनके ऊपर इस लेखन की सब हुई स्थिति और अब उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। अब वो प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे और भाषा हिंदी साहित्य में उन्होंने प्रवेश किया सोजे वतन जब्त करने के कारण। गांधी जी के ऐसे आंदोलन में भागीदार हेतु उन्हें सरकारी पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके पश्चात है
उनका नया जो उन्हें हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उनके साहित्य की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने 301 कहानियाँ लिखी और ये 301 कहानियाँ विभिन्न खंडों में प्रकाशित हुई और विशेष रूप से मानसरोवर के 8 भाग के 8 खंडों में इनको प्रकाशित किया गया। अब यहाँ हम बात करेंगे उनके उपन्यासों की कि उन्होंने 12 उपन्यास लिखे और जो उनका अंतिम उपन्यास था, जो मंगलसूत्र उपन्यास, जब वो लिख रहे थे उस समय उनका निधन हो गया और उनका जो शेष भाग है उनके पुत्र अमृत राय ने उसको पूरा किया। इसके बाद उन्होंने बाल साहित्य की यदि हम बात करें तो असंख्य बाल साहित्य उन्होंने लिखा, अनुवाद भी किया और जीवन चरित्र के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने 3 नाटक लिखे अपने जीवन में और उन्हीं से उन्हें प्रसिद्धि मिली। उनकी उर्दू मिश्रित हिंदी ने तत्कालीन समाज में रीति रिवाजों और परंपराओं को पन्नों में जीवंत कर दिया। प्रेमचंद जी की जो उपन्यास यात्रा है उसकी हम चर्चा करें तो शुरुआत में उन्होंने 1907 में प्रेमा नामक उपन्यास लिखा। उसके पश्चात सेवा सदन उपन्यास उन्होंने 1918 में लिखा। उसके पश्चात आया उनका प्रेमा उपन्यास जो 1922 में उनके द्वारा लिखा गया था और फिर रंगभूमि उन्होंने 1925 में लिखा। इसी के साथ आगे कायाकल्प जो उनका उपन्यास है वो 1926 में लिखा गया। साथ ही उन्होंने 1927 में निर्मला नामक उपन्यास लिखा। इसके पश्चात उन्होंने प्रतिज्ञा उपन्यास 1929 में लिखा और 1931 में उनकी रचना गबन के नाम से चर्चित हुई। उसके पश्चात कर्मभूमि उन्होंने 1932 में इस उपन्यास की रचना की और उनका जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जिसे कहा जाता है, इसमें किसान जीवन के बारे में विस्तार से बताया, गोदान 1936 में लिखा और ये उपन्यास था जिसमें यथार्थवाद का चरमोत्कर्ष दिखाया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने जब मंगलसूत्र उपन्यास लिख रहे थे वो उसे पूरा नहीं कर पाए उनकी मृत्यु के कारण, और उनके बाद उनके पुत्र अमृत राय द्वारा उसे पूरा किया गया। ये थी उनकी उपन्यास यात्रा। इसके पश्चात हम बात करेंगे उनकी कहानियों की। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने 301 कहानियां लिखी। एक से एक नायाब कहानी उनके द्वारा लिखी गई और इन कहानियों को सप्त सरोज, नवनिधि, समर यात्रा और मानसरोवर के 8 खंडों में से प्रकाशित किया गया। यदि उनकी कहानी की बात करें तो हमारी कक्षा 11 की जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक है उसका पहला अध्याय नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की कहानी है। उसी के साथ में 2 बेलों की कथा जिसका अध्ययन हम पहले 9वीं कक्षा में कर चुके हैं। ईदगाह उनके द्वारा लिखी गई कहानी हामिद की ठाकुर का कुआं। उसके पश्चात पूस की रात और बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर कहानी जो एक लंबी कहानी है उनको भी इन्होंने लिखा। बड़े घर की बेटी, कर्मों का फल, बलिदान और शतरंज के खिलाड़ी और उनकी कहानी आई कफन, जिसमें किस प्रकार यथार्थवाद के रूप में चरमोत्कर्ष दिखाया गया है कि जहां एक पुत्रवधू मृत्युशैया पर है और पुत्र और उसके पिता दोनों उससे अनजान होकर के केवल अपने भोजन की चिंता में लगे हुए हैं। इसके पश्चात यदि उनके और अन्य ग्रंथों की बात करें तो आपने 3 नाटक लिखे, करबला, संग्राम और प्रेम की देवी। इसके साथ ही आपके द्वारा रचित निबंध और वैचारिक गद्य का रचना भी की गई। प्रेमचंद के विचार के नाम से उनके निबंध है। साथ ही विविध प्रसंग, पत्रकार के रूप में और संपादक के रूप में भी समकालीन समाज पर आपने गंभीर टिप्पणियां की। बाल साहित्य की यदि मैं बात करूं तो रामकथा, कुत्ते की कहानी और मनमोदक आपके द्वारा लिखी गई। साथ ही अनुवाद की यदि मैं बात करूं तो अनातोल फ्रांस की जो रचना थी उसे अहंकार के नाम से आपने लिखा। इसी के साथ रतननाथ दर वाली कहानी आज़ाद कथा थी। इसी के साथ जॉन गोसवर्दी की जो रचना है चांदी की डिबिया के रूप में आपने उसका रूपांतरण किया। टॉल्स्टॉय की जो कहानियाँ थी उनको भी आपने हिंदी भाषा में रूपांतरण किया। जीवन चरित्र की मैं बात करूं तो दुर्गादास और महात्मा शेख सादी को आपने जीवन चरित्र के रूप में हिंदी में लिखा। इसके साथ ही मैं इनकी विकास यात्रा को दर्शा रहा हूँ जिसमें आप शुरुआत की जो कहानियां हैं, शुरुआत की जो रचनाएं इनकी वो आदर्शवाद पर आधारित थी। लंबी कहानियां थी, उपन्यास भी पूरी तरह से आदर्शवादी थे। उनकी रचनाओं का अंत सुखद होता था। लेकिन धीरे धीरे जब प्रेमचंद जी आगे बढ़े, आदर्शवाद के अंदर कल्पना से बाहर निकल करके यथार्थ के धरातल की उन्होंने शुरुआत की। साथ ही बुराइयों का हृदय परिवर्तन द्वारा समाधान किया और ये उनकी पंच परमेश्वर कहानी और सेवा सदन नामक उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत होती है। समय के कालचक्र को आगे बढ़ने के बाद आप आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर मुड़ गए। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में
इनको समस्याओं का यथार्थ चित्रण करना, परंतु अंत में आदर्श की विजय दिखाना। यहाँ पर भी आप पूरी तरह से आदर्शवाद से हटे नहीं थे, यथार्थ आपने दिखाया, लेकिन उसके साथ साथ आप उसका अंतिम जो रूप था आदर्श के रूप में उसे प्रस्तुत किया, और ये थी आपकी नमक की दरोगा कहानी। इस नमक की दरोगा कहानी के अंदर किस प्रकार शुरुआत में बंशीधर को परेशान किया जाता है, धर्म की पराजय दिखाई जाती है, धन की विजय दिखाई जाती है, लेकिन अंत में आपने उसमें धर्म की विजय दिखाई और धन को पराजित होता हुआ दिखाया। इसके बाद यदि हम चर्चा करें उनके द्वारा लिखे गए अंतिम जो पड़ाव था उनका कठोर यथार्थवाद था। कठोर यथार्थवाद में आपने समाज की कटु और नग्न सच्चाई का चित्रण किया, कृत्रिम सुखद अंत का पूर्ण अभाव था। इसमें गोदान उनके द्वारा जो लिखा गया, कृषक जीवन पर लिखा गया जो उपन्यास था वो प्रमुख रूप से है। साथ ही फूस की रात और कफन उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ। फूस की रात कहानी में वो किस प्रकार दर्शाते हैं कि एक जो किसान है वो अपनी फसल को रात को रखवाली के लिए जाता है, लेकिन आधी रात को अचानक वो सो जाता है और वो जानवर आकर उसकी फसल को चर जाते हैं, और सुबह वो ये निर्णय लेता अपनी पत्नी के साथ कि अब वो कृषि न करके मजदूरी का कार्य करता करेगा। ये उनका घोर यथार्थवाद था, और यही बात हमने भी इससे पहले कहानी जो कफन है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके पश्चात देखिए हिंदी का जो आधार स्तंभ है वो प्रेमचंद जी से शुरुआत हुई थी। प्रेमचंद के पूर्व का इतिहास हिंदी का, उनके समय का इतिहास और उनके बाद का इतिहास, 3 कालखंडों में इसे विभाजित किया गया। देखिए शुरुआत जो पिलर है ये कहानी और उपन्यास विधा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें प्रेमचंद जी युग, उससे पूर्व का जो युग था उसमें रोमांस, तिलिस्म और कल्पना प्रधानता थी। उससे पहले जो नाटक लिखे गए थे, कहानियां लिखी गई, उपन्यास लिखा गया, जैसे हम चंद्रकांता की बात करें तो वहां पर तिलिस्म को दिखाया गया, अय्यारी को दिखाया गया, इस प्रकार से उसे विचित्र रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन जैसे ही प्रेमचंद जी आए उन्होंने समाज के किसान और यथार्थ की प्राण प्रतिष्ठा की। अब उनका जो पात्र है वो ग्रामीण परिवेश के पात्र थे, उनके जो जीवन चरित्र थे वो समाज से जुड़े हुए थे, और निम्न वर्ग से लेकर के उन्होंने समाज के संपूर्ण वर्ग को दिखाया, सारे संघर्षों को उन्होंने स्पष्ट किया। उसके पश्चात प्रेमचंद युग की शुरुआत होती है। प्रेमचंद की मजबूत नींव पर आधुनिक साहित्य का विकास हुआ। उसके पश्चात जो साहित्यकार आए उन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रेमचंद जी की को ध्यान में रख करके अपने साहित्य की रचना की। ये काल विभाजन प्रेमचंद जी की अद्वितीय महत्ता को सबसे स्पष्ट और एकाट्य प्रमाण के साथ में प्रस्तुत करता है। इसी के साथ में देखिए सीमाओं के पार भी प्रेमचंद जी का साहित्य गया, वैश्विक स्तर पर, और सांस्कृतिक प्रभाव उनका देखिए 3 रूपों में हमारे सामने आता है। भाषा का अनुवाद, प्रेमचंद जी ने भाषा की दीवार को तोड़ा और कई विदेशी भाषाओं की जो रचना थी उनको हिंदी साहित्य में और हिंदी में के रूप में लिखा, ताकि हिंदी जानने वाले उस भाषा उसको समझ सके। प्रेमचंद की रचनाओं का देश विदेश के लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ। साथ ही उनकी जो रचनाएं थी उन रचनाओं का भी विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके पश्चात सिनेमा और टेलीविजन की बात करूं मैं तो उनकी मर्मस्पर्शी कहानियां और उपन्यासों पर कई सफल फिल्में बनी और लोकप्रिय टीवी सीरियल का निर्माण हुआ। साथ खुद मुंशी प्रेमचंद जी 3 वर्षों तक मुंबई में रहे और वहां रह करके उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग का कार्य भी किया। रंगमंच की बात करें तो देश भर में उनकी रचनाओं के नाट्य रूपांतरण और सफल मंचन आज भी अनवरत रूप से जारी है। स्वयं प्रेमचंद जी की दृष्टि में अगर साहित्य की बात करूं तो साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थर में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। ये था मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य स्वयं की दृष्टि में। विद्वानों की दृष्टि में प्रेमचंद जी की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी महान उपन्यासकार हुए, रचनाकार। उन्होंने कहा कि यदि कोई उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, आशा आकांक्षा, सुख दुख और रहन सहन को जानना चाहता है तो उसे प्रेमचंद से उत्तम परिचय कोई दूसरा नहीं मिल सकता। कि यदि आप उनकी कहानी, उनके उपन्यासों का अध्ययन करते हैं तो तात्कालिक समय में जो उस समय समाज की स्थिति थी, ग्रामीण परिवेश की स्थिति थी, उसे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। भारतीय समाज में शाश्वत धड़कन, एक अमिट विरासत की बात करें मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य केवल पन्नों पर रचित कहानी नहीं है, वे एक युग का जीवंत इतिहास है जिन्होंने तिलिस्म को तोड़ करके साहित्य को आम आदमी के आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। ये पहले साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य को देवीय शक्तियों से और उच्च वातावरण से निकाल करके आम आदमी के लिए उपलब्ध कराया, सामान्य व्यक्ति को उसका नायक के रूप में प्रस्तुत किया।
तो ये हमने बात की आज मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन चरित्र की, उनकी रचनाओं की, उनके द्वारा लिखे गए साहित्य की, और साथ ही हमने ये भी जाना कि इस माध्यम से कि किस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपने प्रयासों से साहित्य को एक नया रूप दिया और समाज में साहित्य सेवा का महत्वपूर्ण कार्य किया। धन्यवाद।